वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है मंदार पुरंदरे एंड आई एम अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं द कंसर्न रिगार्डिंग हाई ESOP कॉस्ट इन कंपनीज, स्पेशली न्यू एज स्टार्टअप टेक स्टार्टअप्स। आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो कि ये है पेटीएम की Q3 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जहां पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का ESOP कॉस्ट इस क्वार्टर में था 390 करोड़, जो कि 27% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द क्वार्टर है। सिमिलरली अगर आप इस स्लाइड में देखोगे कि यहाँ पर पेटीएम का जो ESOP का कॉस्ट है, उसके बारे में जो मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, इन्वेस्टर कॉन कॉल में बताया, उन्होंने कहा है कि अगले 4-5 साल तक हर क्वार्टर में इस लेवल का ESOP कॉस्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट होने वाला है। सिमिलरली अगर आप एक और टेक कंपनी की बात करें, विच इज कार्टरेट टेक, जिसका रिसेंटली IPO हुआ था, तो इस कंपनी के भी अगर हम 9 मंथली स्टेटमेंट देखेंगे, जो दिसंबर एंडेड 9 मंथ्स का अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है दैट इज द लेवल ऑफ ESOP कॉस्ट। 219 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है फॉर दीज 9 मंथ्स, बट इस कंपनी का जो ESOP कॉस्ट है दैट इज 140 करोड़। सो हम अब यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये ESOP कॉस्ट है क्या और ये कंसेप्ट ऑफ ESOP क्या है। हम इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम इस कंसेप्ट को बहुत डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो कॉस्ट है वो आगे चलते हुए शेयर होल्डर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और आगे चलते हुए कंपनी में इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड ये फैक्टर एज अ गवर्नेंस इश्यू इंपॉर्टेंट है या नहीं। ESOP बेसिकली क्या है? ESOP इज a set number of shares that the company gives at a fixed price to some of the senior employees of the company, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं वो उनको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसका एक टाइमलाइन ऐसा होता है कि कंपनी में एक कोई सीनियर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसके वहां से लेकर वो ऑप्शंस उनको ग्रांट होने तक इस पीरियड को क्लिफ कहा जाता है, विच इज अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स। यूजुअली ये 1 ईयर होता है। आफ्टर द एंड ऑफ द क्लिफ पीरियड ये ऑप्शंस ग्रांट किए जाते हैं और फिर यहाँ से वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है। वेस्टिंग पीरियड बेसिकली मींस कि दिस इज अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जहां पर ये ऑप्शंस जो है वो एम्प्लॉय को मिलने शुरू होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ऑप्शन जो एम्प्लॉय है वो ये ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये सिर्फ उसके पास होते। वेस्टिंग होना मतलब ये ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए एम्प्लॉय एलिजिबल होते जाता है until the end of the vesting period. And once the vesting period ends, the employee can exercise the option if he or she wishes to exercise them. ESOP basically एक tool है to attract talent, to attract high quality employees जो कंपनी में बहुत देर तक रहे। ये एक बेनिफिट प्लान है जहां पर एम्प्लॉयज को एक ओनरशिप इंटरेस्ट दिया जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ स्कीम जहां पर मैनेजमेंट कहती है कि एम्प्लॉयज को कि आप कंपनी में एक ओनरशिप, आप कंपनी के एक पार्ट ओनर बन सकते हो अगर आप इस कंपनी में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन रहे तो। द बेसिक आइडिया ऑफ ESOP इज टू अलाइन द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट विद द कंपनीज इंटरेस्ट। अगर एम्प्लॉय को अगर ये दिखे कि वो कंपनी में ओनर बन सकता है, देन द एम्प्लॉय विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट मोर। द एम्प्लॉय विल थिंक लाइक एन ओनर, और जब एक एम्प्लॉय ओनर के जैसे थिंक करेगा तो शायद उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंपनी और बढ़े। So that is the basic idea behind giving ESOPs to some of the top management employees. And ये एक टाइप का परक्विजिट है। जिस तरह से कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज को कार दी जाती है एज अ परक्विजिट, या फिर ट्रैवल अलाउंस मिलता है, उसी तरह ESOP दिए जाते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ परक्विजिट। ये एक आपकी स्क्रीन पर अभी इस वक्त जो दिख रही है वो एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे एक टाइमलाइन है जहां पर कोई सीनियर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी को, से इन ईयर 0, वहां से ईयर 1 इज जस्ट एन एग्जांपल। एक क्लिफ पीरियड होता है। क्लिफ पीरियड माने कि दैट इज द मिनिमम टाइम दैट द एम्प्लॉय शुड रिमेन इन द कंपनी टू बी एलिजिबल टू बी ग्रांटेड ESOPs। आफ्टर द एंड ऑफ क्लिफ पीरियड यहाँ से एम्प्लॉय का वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जहां पर ओवर अ फ्यू ईयर्स एम्प्लॉय को ESOPs जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो वेस्टिंग पीरियड है, इसमें भी जो नंबर ऑफ ESOPs मिलने वाले ये भी कई बार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स का होगा तो कुछ कंपनीज 25% ईच ईयर में करेगी। कुछ कंपनीज ऐसा बोलेंगे कि अगर आप 4th ईयर तक इस कंपनी में रहते हो देन वी विल ऑफर यू मोर इंसेंटिव। वो ऐसा कर सकती है कि 10% फर्स्ट ईयर में दे, 20% सेकेंड ईयर में दे, एंड सो ऑन। दैट इंसेंटिवाइजेस द एम्प्लॉय टू स्टे इन द कंपनी फॉर मोर ईयर्स।
So after the end of the vesting period, यहाँ से start होता है exercise period. So exercise period is basically the period जहाँ पर employee को अपनी जो exercise price determined होती है उन options exercise करने की, उस price पे वो shares खरीदने होते हैं. So यहाँ पर employee को payment करना है company को at the exercise price, जहाँ से वो options जो है वो shares में convert होंगे and the employee will get the shares of the company. And अगर उस exercise period में employee वो options exercise नहीं करता है, then the options will lapse and that's it. The ESOPs won't translate into equity shares for the employee. अगर हम एक real life example वापस हम देखें तो कार ट्रेड के केस में जो उन्होंने BSE के साथ फाइलिंग्स की थी, वहां पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो ESOP स्कीम उनकी थी 2011 की ESOP स्कीम है, वहां पर ₹21 पर शेयर में कुछ एम्प्लॉइज को जो है ऑप्शंस मिले हैं. अगर आप इस वक्त कार ट्रेड के पर शेयर का प्राइस देखें, then that is ₹515 per share. So ये जो क्वांटम है ऑफ द डीप डिस्काउंट दैट द एम्प्लॉइज आर गेटिंग, ये बहुत ज्यादा है एंड दिस इज बिकमिंग अ कंसर्न फॉर सम ऑफ द इन्वेस्टर्स. एक और सिमिलर एग्जांपल है जोमैटो के केस में. सो जोमैटो के केस में ये एक ESOP स्कीम है 2018 की, जहां पर कंपनी ने फाइलिंग किया है BSE के साथ, बिकॉज ये जो ESOP से जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो इन कंपनीज को एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है इस चीज के बारे में. सो ये ₹1 में कुछ एम्प्लॉइज को ये शेयर्स जो है वो एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिला है, जबकि पर शेयर प्राइस करंटली जो है ₹80 पे ट्रेड कर रहा है. बेसिकली टू एस्पेक्ट्स टू इट. एक तो है कि एम्प्लॉइज को जो ESOPs है वो बहुत डीप डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ये एक गवर्नेंस का कंसर्न है. एंड जो ESOP कॉस्ट जो P&L में जा रही है उसके बारे में एक कंसर्न है कि ये एक चीज है जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट ले रहा है हर क्वार्टर में. हमने पेटीएम के केस में जस्ट देखा कि अराउंड 400 करोड़ का पर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ रहा है. सो इफ वी लुक एट द रन रेट, तो शायद बहुत सारे क्वार्टर्स चले जाएंगे जब तक पेटीएम एक पॉजिटिव पैट पोस्ट कर पाएगा. सो उसके अकाउंटिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे कि अकाउंटिंग होता कैसे ESOP के कॉस्ट का. सो दैट्स बेसिकली टू वेज ऑफ अकाउंटिंग. एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड एक है फेयर वैल्यू मेथड. नाउ ESOP के अकाउंटिंग का ये जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. सो हम इसको बस एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉस्ट है क्या. सो बेसिकली जो परक्विजिट होता है किसी एम्प्लॉय को जो मिलने वाला होता है फॉर ESOP, वो होता है द डिफरेंस बिटवीन जो एक्सरसाइज प्राइस जिसपे उस कंपनी को उस एम्प्लॉय को शेयर खरीदने को मिल रहा है वो, एंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस. सो ये होता है द परक्विजिट दैट द एम्प्लॉय इज गेटिंग. सो इसके कैलकुलेशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. एक ब्लैक एंड स्कूल्स मेथड है जिसके थ्रू ऑप्शन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है, एंड अकॉर्डिंग टू इट most companies will do the expensing out of the ESOP cost in their P&L. So there are mainly two methods, intrinsic value method and fair value method. Fair value method involves estimation of the option price as per Black and Scholes method. यही वो method है जो generally use की जाती है. So this is through this method that most companies will account their ESOP cost. ये ESOP cost है, ये एक non cash expense है. So this is similar to depreciation जो भी एक non cash expense है. So from a shareholder point of view, at least this is one relief कि ये cost भले ही profitability को hit कर रहा है, but still this is a non-cash expense. But इसकी वजह से PAT जो है वो इस quantum से कम हो रहा है. So 400 करोड़ से पेटीएम का जो PAT है before accounting for ESOP cost, वो उतने से कम होने वाला है हर क्वार्टर में. The case is similar with other startup companies also, जहाँ पे भी ESOP का जो cost है वो बहुत बड़ा है. उन सारे companies में ये एक issue होने वाला है. So why high ESOP cost and high ESOP discount are not ideal? So recently Zomato, Nykaa, Paytm, ये सारे companies ने postal ballots किए थे, जहाँ पर उन्होंने shareholders से उनका वोटिंग मांगा था regarding certain issues. So most of these issues were related to ratification of ESOP schemes of the company, जहाँ पर कंपनी ने इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शेयरहोल्डर्स से परमिशन मांगी थी, जहाँ पर सारे शेयरहोल्डर्स को वोट करना था उसके लिए. सो अगर हम वोटिंग नंबर के हिसाब से जाए तो यहाँ पर दिखा था कि वाइड स्प्रेड जो डिसेंट कन्वे किया था शेयरहोल्डर्स ने इन कंपनीज के. सो मोस्ट ऑफ दीज वर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड शेयरहोल्डर्स जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था. बट द थिंग इज कि कंपनी के वोटिंग के लिए जो रेजोल्यूशंस डिसाइड करने के लिए जो वोटिंग होता है दैट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली. सो बिकॉज द प्रोमोटर्स एंड
the non-public institutions have a lot of stake in these companies. The resolutions were passed easily, but अगर हम voting number के हिसाब से जाए, then there was widespread disagreement regarding some of these policies of the company. जो voting के जो filings है उसमें ये दिख के आया था. So to sum up, some of the key issues with high ESOP cost are कि ये एक non-cash expense है. So it takes a hit on the profitability of the company. So इससे profit की जो amount है, PAT है, वो कम होने वाला है आपका. But this is a non-cash expense. Another thing is there is lack of clarity on the exercise price of the options which are issued at deep discount to the employees. अभी हमने कुछ examples में देखा कि Zomato के employees को ₹1 में भी exercise करने को मिला है to buy the share of the company. So ये price कैसे arrive हुई है इसके regarding clarity नहीं है फिलहाल, and this is becoming a major governance issue. High ESOP cost is a governance issue since minority shareholders would feel hard done by. So अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं और मुझे अगर नायका का शेयर 2000 रुपीज में मिला है एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज है टॉप मैनेजमेंट जो भले ही बहुत साल से इस कंपनी में है, उनको 9 रुपीज एंड 20 रुपीज में ये शेयर एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, देन इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ रिजेंटमेंट इन द फॉर्म की कुछ एम्प्लॉइज को इतने डीप डिस्काउंट्स में शेयर्स मिल रहे हैं जबकि मुझे बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है इस शेयर के लिए. सो दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ गवर्नेंस इशू and there is a constant dilution in the equity of the company. This is more relevant to the institutional shareholders जिनका shareholding already बहुत ज्यादा होता है. Employees को ESOP देने से कंपनी के शेयर्स बढ़ते जाते हैं एंड आपकी जो इक्विटी है उसका डायल्यूशन होता है. सो इसी तरह अगर हम पेटीएम के इस डायल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हो इस वक्त कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है दोज आर अराउंड 64 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड जो ESOPs अभी वेस्ट हो रहे हैं कंपनी के दैट आर अराउंड 6.11 करोड़ ऑप्शंस. सो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि जब ये ऑप्शंस अगर वेस्ट होके ये अगर एक्सरसाइज करते हैं सारे एम्प्लॉयज तो इससे जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे कंपनी से, इससे काफी सिग्निफिकेंट डायल्यूशन हो सकता है कंपनी की इक्विटी में. इस वक्त एनीवे ऑलरेडी जो नंबर ऑफ ESOPs है वो इंक्रीज हो ही रहे हैं. उसके अलावा ये ESOPs है जब कंपनी IPO के लिए फाइल कर रही थी उस वक्त अराउंड 6.11 करोड़ के जो ESOPs थे वो आउटस्टैंडिंग थे. सो आगे चलते हुए जो एम्प्लॉयज है जिनके पास ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे सारे एम्प्लॉयज, तब जाके जो रिटेल शेयर होल्डर्स है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है बड़ा, तो उनका जो डाइल्यूशन है इक्विटी में वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द ESOP कॉस्ट ऑफ द सम ऑफ दीज कंपनीज. इसमें मेन इशू ये है कि ये सारे कंपनीज अब तक प्राइवेट थे जहां पर ये इंटरनली बहुत सारे पॉलिसीज डिसाइड कर सकते थे और उन पे डिसीजंस ले सकते थे. बट नाउ आफ्टर लिस्टिंग दे हैव कम इनटू द पब्लिक परव्यू. सो यहाँ पर ये जो इनका बिहेवियर है ये थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए देन फ्रॉम रिटेल शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी अ वेरी वेलकम चेंज. सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग द हाई ESOP कॉस्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ऐसी कुछ वीडियोस के लिए यज्ञ के चैनल पे बने रहिए. थैंक यू.